हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत यूनिट 7th से मैं आप लोगों को आज एम एस गोलवलकर के बारे में बताने जा रहा हूं। माधवराव सदाशिव गोलवलकर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वीर सावरकर के बारे में बताया था। विनायक दामोदर सावरकर के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व राष्ट्रवाद और सामाजिक तथा धार्मिक विचार, अहिंसा की आलोचना इत्यादि से मैं अवगत कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं माधवराव सदाशिव गोलवलकर के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूं। इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा प्रकाश हम लोग डालते हैं कि माधवराव सदाशिव गोलवलकर थे कौन और इनका जन्म कहां हुआ था और इनके जीवन वृत्तियां क्या थीं। साथ ही साथ इस वीडियो में इनके राष्ट्रवाद से भी अवगत कराऊंगा। माधवराव सदाशिव गोलवलकर को आरएसएस का यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। गोलवलकर जो थे वह राष्ट्रवादी हिंदू विचारक थे। उन्होंने भी सावरकर की तरह से हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना प्रस्तुत की, हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। एम एस गोलवलकर 1940 से 1973 तक यह आरएसएस के सर संघ चालक थे। यह जो सर संघ चालक होता है इसको आरएसएस का प्रमुख माना जाता है, यानी कि आरएसएस का जो प्रमुख है उसको हम सर संघ चालक कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत। जैसा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में की जाती है। 1925 में की गई थी किसके द्वारा? हेडगवार के द्वारा। हेडगवार के द्वारा की गई थी, नागपुर में की गई थी, नागपुर में की गई थी और हिंदुत्व को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। जो हिंदू समाज बिखरा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, सबको एक सूत्र में आबद्ध करने के लिए हेडगवार ने नागपुर में 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी और 1925 से लेकर 1939 तक हेडगवार आरएसएस के प्रमुख रहे, आरएसएस के सर संघ चालक रहे। लेकिन 1939 में हेडगवार का स्वास्थ्य खराब चलने लगता है और फिर हेडगवार ने 1940 में हेडगवार के द्वारा 1940 में इनको सर संघ चालक नियुक्त किया जाता है। सर संघ चालक नियुक्त किया जाता है, सर संघ चालक नियुक्त किया जाता है और फिर 1940 में हेडगवार के द्वारा एम एस गोलवलकर को सर संघ चालक नियुक्त किया जाता है और यह 1940 से 1973 तक आरएसएस के सर संघ चालक के पद पर बने रहे। तो ऐसे महान राष्ट्रवादी विचारक, महान शख्सियत का जन्म 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के नागपुर में रामटेक में हुआ था, रामटेक गांव में हुआ था। तो इनका जन्म नागपुर में होता है और नागपुर पूरे भारत का आरएसएस के गतिविधियों का केंद्र होता है। उस समय नागपुर पूरे भारत का आरएसएस के गतिविधियों का केंद्र होता है और नागपुर से ही पूरे भारत में शाखाएं स्थापित की जाती हैं। प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे आरएसएस की शाखाएं स्थापित की जाती हैं और सभी आरएसएस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है। तो एम एस गोलवलकर का जन्म नागपुर में होता है और इनके पिता का नाम सदाशिव और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पिता का नाम सदाशिव होता है, माता का नाम लक्ष्मीबाई होता है और इनको बचपन में एम एस गोलवलकर को बचपन में लोग मधु कहकर भी पुकारते थे। मधु भी कहकर पुकारते थे, मधु भी कहा जाता था क्योंकि इनका नाम माधवराव था तो इनका संक्षिप्त नाम मधु भी हो जाता है। और माधवराव 1922 में हाई स्कूल की शिक्षा उत्तीर्ण करते हैं, यानी हाई स्कूल पास करते हैं और 1924 में यह इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और यह 1924 में नागपुर में ही ईसाई मशीनरियों के द्वारा संचालित स्कूल इस्लाफ स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और विज्ञान विषय में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की।
इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए यह बीएचयू चले जाते हैं और 1926 में बीएचयू से इन्होंने बीएससी प्राणी विज्ञान में जूलॉजी में उत्तीर्ण किया। बीएससी जूलॉजी में इन्होंने उत्तीर्ण किया। कहां से? बीएचयू में। यह चले जाते हैं बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि पूरे भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है बीएचयू। तो यह बीएचयू चले जाते हैं 1926 में, बीएससी करते हैं जूलॉजी विषय से और वह जूलॉजी विषय से बीएससी उत्तीर्ण करते हैं। फिर यहीं से 1928 में यह एमएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, जूलॉजी में ही एमएससी उत्तीर्ण करते हैं। और 1928 के पश्चात यह रिसर्च करने के लिए यानी पीएचडी करने के लिए मद्रास के मत्स्यालय से जुड़ जाते हैं, यानी कि यह मद्रास के मत्स्यालय से जुड़ जाते हैं और मत्स्य पालन में पीएचडी करने लगते हैं। परंतु आर्थिक अभाव के कारण इनको अपना रिसर्च वर्क छोड़ना पड़ता है और फिर 1931 में इनको बीएचयू में ही प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। बीएचयू में प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है बीएचयू में। और 1931 से यह बीएचयू में जूलॉजी पढ़ाने लगते हैं, प्राणी विज्ञान पढ़ाने लगते हैं। और 1931 में ही बीएचयू में शाखाएं भी स्थापित की जाती हैं। आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं भी स्थापित की जाती है, बनारस में शाखाएं स्थापित की जाती है। और माधवराव सदाशिव गोलवलकर इस आरएसएस से भी जुड़ जाते हैं, 1931 में ही यह जुड़ जाते हैं। और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि 1939 में हेडगेवार का स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्वास्थ्य खराब होने के पश्चात 1940 में इनको संघ प्रमुख बना दिया जाता है, सर संघ चालक नियुक्त कर दिया जाता है, 1940 से। तो 1940 में इनको सर संघ चालक नियुक्त किया जाता है। अब माधवराव सदाशिव गोलवलकर का कार्य संघ प्रमुख के रूप में पूरे भारत में शुरू होता है। पूरे भारत में यह कार्य करने लगते हैं, बहुत तेजी से कार्य करते हैं, हिंदुओं को संगठित करते रहते हैं। क्योंकि अपने अध्ययन काल के दौरान इनको छात्रों के द्वारा गुरुजी की उपाधि दी गई थी, इसलिए यह गुरुजी की उपाधि जो होती है वह प्रचलित हो जाती है और सभी लोग माधवराव सदाशिव गोलवलकर को अब गुरुजी कहने लगते हैं। आज भी इनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है, आज भी इनको आरएसएस में गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जब माधवराव सदाशिव गोलवलकर आरएसएस के प्रमुख होते हैं, उस दौरान उनके आरएसएस जीवन के दौरान यानी 1940 से 1973 तक भारत में विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं और उन विभिन्न घटनाओं में माधवराव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और इन्होंने देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का भी समर्थन किया था। फिर 1947 में भारत आजाद होता है। यानी कि भारत स्वतंत्र होता है 1947 में। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का भी इन्होंने विरोध किया था और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो हिंदू विस्थापित हो गए थे उन हिंदुओं को बसाने के लिए भी इन्होंने कार्य किया, उन हिंदुओं को संगठित करने के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। फिर हम देखते हैं कि 1948 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। भारत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान कश्मीर पे आक्रमण कर देता है, कश्मीर के राजा उसमें होते हैं हरि सिंह होते हैं। तो हरि सिंह 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हरि सिंह अपने रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, वो भारत में विलय नहीं करना चाहते हैं। तो माधवराव सदाशिव गोलवलकर के प्रयासों से हरि सिंह भी भारत में अपने राज्य को, अपनी रियासत को मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि विलय के लिए तैयार हो जाते हैं और विलय नीति पर हस्ताक्षर करते हैं राजा हरि सिंह। फिर हम देखते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हो जाती है और गांधी जी की हत्या में
गांधी जी की हत्या में इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है, सावरकर को भी गिरफ्तार किया जाता है और इनको भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में माधवराव सदाशिव गोलवलकर को बरी कर दिया जाता है। फिर 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। तो जब भारत और चीन का युद्ध होता है तो इन्होंने नेहरू की काफी सहायता की थी, स्वयंसेवकों से अपील की थी कि वह देश की अखंडता को सुरक्षित करने के लिए, देश की संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए वह इस युद्ध में पूरा सहयोग करें। फिर 1965 में पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। फिर 1971 में पुनः युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म होता है, स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म होता है। तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। इन सभी मामलों में माधवराव सदाशिव गोलवलकर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम देखते हैं कि माधवराव सदाशिव गोलवलकर 1940 में संघ के प्रमुख होते हैं और 1940 से 1973 के बीच, यानी कि इनके प्रमुख काल में, इनके सरसंघ चालक काल में ये विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं और इनका इन विभिन्न घटनाओं में योगदान होता है। गोलवलकर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और हिंदुओं को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण में सभी जातियों को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। गोलवलकर आजीवन सन्यासी की तरह से जीवन व्यतीत करते रहे या ब्रह्मचारी बने रहें और मानव सेवा को ही अपना परम धर्म माना, या मनुष्यों की सेवा करते रहें। पूरे भारत में या घूम घूम कर सभी लोगों को संगठित करते रहे। माधवराव सदाशिव गोलवलकर सदैव एक सन्यासी की तरह से जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने अपने भौतिक जीवन में कोई संपत्ति नहीं बनाई। 1969 में यह कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। इनको कैंसर हो जाता है, माधवराव सदाशिव गोलवलकर को कैंसर हो जाता है और जब कैंसर हो जाता है तो यह 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नागपुर में 5 जून 1973 को इनकी मृत्यु हो जाती है। गोलवलकर ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, समय समय पर व्याख्यान भी दिए हैं, उनके विचारों को और व्याख्यानों को बंच ऑफ थॉट में संकलित किया गया है। बंच ऑफ थॉट्स में संकलित किया गया है। बंच ऑफ थॉट्स में संकलित किया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वी आर आवर नेशनहुड, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन। यह गुरु जी की पुस्तक है, माधवराव सदाशिव गोलवलकर की यह पुस्तक है। आइए अब देखते हैं गोलवलकर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को सावरकर के राष्ट्रवाद के बारे में बताया था, तो गुरुजी का राष्ट्रवाद और सावरकर का राष्ट्रवाद लगभग एक ही तरह के है। उन्होंने एक ही विचारधारा का प्रतिपादन किया है। जिस तरह से वीर सावरकर के द्वारा राष्ट्रवाद की अवधारणा दी गई है, उसी तरह से एम.एस. गोलवलकर के द्वारा भी राष्ट्रवाद की अवधारणा दी गई है। गोलवलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कि जिनकी संस्कृतियां करीब समान हो, या समान विशेषताओं वाला भूभाग हो, उसे ही यह राष्ट्र की संज्ञा देते हैं। इनका मानना था कि हिंदू जो हैं वो भारत को अपना पवित्र भूमि मानते हैं, भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं का संबंध भारत से हजारों वर्षों से रहा है। या हम यूं कह सकते हैं कि हिंदुओं की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और हजारों वर्षों से, सदियों से हिंदुओं का भारत से लगाव रहा है। भारत को अपना मातृभूमि मानते हैं और इस पवित्र भूमि में हिंदुओं ने काफी उपलब्धियां अर्जित की हैं। हिंदू इस प्राचीन भूमि की ही संतान हैं और हिंदुओं का लालन पालन
यहीं से हुआ है। यहाँ के नदियों के द्वारा, यहाँ के नदियों के जल द्वारा उनका पालन हुआ है, यहाँ के अन्न के द्वारा उनका पालन हुआ है, यहाँ की जलवायु के द्वारा उनका पालन हुआ है। इसलिए हिंदू भारत भूमि से काफी लगाव महसूस करते हैं और उनका कहना है कि प्राचीन समय से भारत एक राष्ट्र के रूप में रहा है और भारत के जो समस्त हिंदू हैं, भारत के जो समस्त हिंदू हैं, उनकी एक भाषा है, एक संस्कृति है और एक धर्म है। यानी कि भारत में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, सभी हिंदुओं की लगभग समान भाषा है, समान संस्कृतियां हैं और उनका धर्म भी समान है। और इनका मानना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए, धार्मिक अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के चारों कोनों पर एक धार्मिक केंद्र स्थापित किए हैं। यानी कि चारों कोनों पर शक्तिपीठों की स्थापना की है, जिसने सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। यानी कि सभी हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। भारत के चारों कोने पर हिंदू धार्मिक केंद्र की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई है और भारत के चारों कोने के हिंदू जो हैं वह संगठित हो गए हैं और पूरे भारत में इस तरह से एकता स्थापित हो गई है। तो गोलवलकर हिंदू राष्ट्रीयता के तत्वों पर विचार करते हुए 3 तत्वों का उल्लेख करते हैं। यह 3 तत्व बताते हैं, हिंदू राष्ट्रीयता के 3 तत्व बताते हैं। 3 तत्व क्या है? पहला तत्व जो है वह निकटवर्ती क्षेत्र हो और दूसरा तत्व है निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामान्य विशेषताएं हो और तीसरा तत्व है समान आर्थिक हित हो। तो इस तरह से समान आर्थिक हित हो, तो इस तरह से गोलवलकर ने राष्ट्रवाद के 3 तत्व बताए हैं। निकटवर्ती क्षेत्र, समान विशेषताएं, समान आर्थिक हित। यानी कि निकटवर्ती क्षेत्र हो और विभिन्न क्षेत्र जो हैं आपस में घनिष्ठता के साथ बंधे हुए हैं और सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समान विशेषताएं हो। यानी कि एक सामान्य भाषा हो, एक सामान्य संस्कृति हो, समान परंपरा हो, समान धर्म हो। तो जिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समान विशेषताएं पाई जाती हैं तो एक राष्ट्र होता है। इसी तरह से समान आर्थिक हित हो। इस तरह से जिस राष्ट्र के अंतर्गत, जिस भूभाग के अंतर्गत एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं या ये 3 तत्व होते हैं, वह भूभाग राष्ट्र कहलाता है। तो गोलवलकर का कहना है कि इन तीनों तत्वों ने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गोलवलकर कहते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर, उपयुक्त ट्रेनिंग देकर और शिक्षा प्रणाली को विकसित करके लोगों को संगठित बनाया जा सकता है और सही दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। लोगों को विकसित बनाया जा सकता है। तो इस तरह से गोलवलकर यह सुझाव देते हैं कि हमारे देश में सही शिक्षा पद्धति का निर्माण किया जाए और लोगों को सही ट्रेनिंग दी जाए, सही प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो सामाजिक समरसता का निर्माण करें, राष्ट्र के निर्माण में वह योगदान दे सके, राष्ट्र को संगठित रख सके। गोलवलकर का कहना है कि जो हिंदू पद्धति है, इसी हिंदू पद्धति ने इस देश के लोगों को सही दिशा प्रदान की है, सही मूल्य दिए हैं, सही जीवन पद्धति का निर्माण किया है, सही संस्कृति दिया है, सही संस्कृति दी है, सही संस्कृति का निर्माण किया है और सही परंपराओं का निर्माण किया। यानी कि हिंदू पद्धति जो है यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और यही पद्धति इस देश के लोगों के जीवन पद्धति में सुधार किया है और यही कारण रहा है कि इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वह अक्षुण्ण बनी रही है। क्योंकि इस देश में चारों कोने में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, सभी हिंदुओं को हिंदू धर्म ने ही सही मूल्य सिखाए हैं, सही दृष्टिकोण विकसित किए हैं, सही परंपराओं का निर्माण किया है, सही संस्कृति दिया है, सही मूल्यों का विकास किया है और इसी कारण हमारे देश की संस्कृति, हिंदू संस्कृति जीवित रही है, अक्षुण्ण बनी रही है। जितने भी आक्रांता आए हिंदू धर्म को मिटाना चाहें लेकिन मिटा नहीं पाए। कुछ आक्रांता आए और वह भारत में ही बस गए और यहाँ के बनकर ही रह गए।
इनका कहना है कि चाहे वह मुगल कालीन रहा हो, चाहे शकों का आक्रमण रहा हो, हूणों का आक्रमण रहा हो, या ब्रिटिश काल में अंग्रेजों हो, या ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का राज रहा हो, किसी भी अन्य धर्म के अनुयायियों के द्वारा इस संस्कृति को समाप्त नहीं की जा सकी। इस धर्म में इतना ही ताकत है कि यह विभिन्न संघर्षों को, विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न यातनाओं को भी झेल कर जीवित रहती है। तो इस तरह से यह हिंदू धर्म को प्रमुख धर्म मानते हैं, और इनका कहना है कि भारत जो है, और इनका कहना है कि हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है कि जिसने कि भारत को अछूत बनाए रखा, भारत के विरासत को अछूत बनाए रखा, भारत के विरासत को संजोकर इसने रखा है। गोलवलकर ने क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को अस्वीकार किया है। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, जैसा कि विदेशियों के द्वारा भारत के राष्ट्रवाद को क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई है। जैसा कि अंग्रेज स्वयं कहा करते थे कि भारत राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है, या भारत में अनेक राष्ट्र हैं, भारत में अनेक राष्ट्र हैं। तो यह क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। इनका मानना था कि लोगों का कोई भी समूह जिनकी विभिन्न संस्कृतियां हों, विभिन्न भाषाएं हों, विभिन्न परंपराएं हों, केवल इसलिए राष्ट्र नहीं बन सकता है कि वह एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं, केवल वह एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं। इनका अलग अलग समूह राष्ट्रों का निर्माण नहीं कर सकता है, या इन अलग अलग समूहों को हम राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह संयुक्त रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ये सारे लोग मिलकर संयुक्त रूप से, यानी कि विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न परंपराएं, सभी मिलकर आपस में सभी मिलकर संयुक्त रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और यह एकता और एकत्र के जीवंत भावना से प्रेरित नहीं है, जीवंत भावना से ओतप्रोत नहीं है। और इसमें जीवन, रक्त, संस्कृतियों की कमी थी, यानी कि जो ये विभिन्न लोग हैं और जिन लोगों की विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, यह इनमें जीवन की कमी है, इनमें रक्त की कमी है, और इनमें संस्कृति की कमी है, यानी कि सांस्कृतिक जीवन जो होता है, इन स्रोतों की इनमें कमी है, इसलिए इसको हम राष्ट्र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से गोलवलकर क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। इनका मानना है कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद निर्जीव और अवैज्ञानिक है, और इनका कहना है कि यदि हम क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को स्वीकार भी कर लें तो हमारा देश क्या बन जाएगा, धर्मशाला बन जाएगा, हमारा देश धर्मशाला बन जाएगा, और सभी देश के लोग, सभी संस्कृतियों के लोग भारत में आकर रहने लगेंगे। इस तरह से हमारा देश धर्मशाला बन जाएगा। तो गोलवलकर का मानना था कि राष्ट्र सामान्य रूप से उन लोगों से बना होता है। गोलवलकर क्या कहते हैं, राष्ट्र की परिभाषा क्या करते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र सामान्य रूप से उन लोगों की समूहों से बना होता है जिन्होंने साझा सांस्कृतिक संबंध विकसित कर लिए हों, साझा सांस्कृतिक संबंध विकसित कर लिए हों, और जिन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि माना। तो इस तरह से जो भी लोग हैं, भले ही उनकी परंपराएं अलग है, उनकी संस्कृतियां अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी जीवन शैली अलग है, उनकी पद्धति अलग है, लेकिन आपस में साझा सांस्कृतिक संबंध विकसित कर लिए हों, साझा सांस्कृतिक संबंध आपस में विकसित कर लिए हों, तो ऐसे लोगों की भूमि को ही हम राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस तरह से गोलवलकर भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, क्योंकि इसमें भले ही विभिन्न लोग हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, लेकिन सभी लोग सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सभी लोग हिंदू धर्म को ही मानने वाले हैं। जैसे हम तमिलनाडु को ले लें, या दक्षिण भारत के राज्यों को ले लें, पूर्वोत्तर के राज्यों को ले लें, उत्तर के राज्यों को ले लें, पश्चिम के राज्यों को ले लें, भले ही इनमें थोड़ी सी विविधता है, जैसे कि भाषा की विविधता है, कल्चर की विविधता है, लेकिन ये सब होते हुए भी वह एक सामान्य सांस्कृतिक विरासत से बधे हुए हैं, और उनमें सामान्य समझ है, सामान्य चेतना है, हिंदू धर्म के प्रति चेतना है, अपने भारत भूमि से लगाव है। तो ऐसे लोगों को हम राष्ट्र कर सकते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्र कर सकते हैं, भारत को हम राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। गोलवलकर कहते हैं कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का ही परिणाम था कि भारत का विभाजन होता है, क्योंकि मुस्लिम अपने को भारत का अंग नहीं मानते हैं, इसलिए भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जैसा कि 1947 के समय जो मोहम्मद अली जिन्ना इसने धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की मांग रखी, और इन्होंने 1940 से ही पाकिस्तान की मांग रखी। पाकिस्तान की मांग 1940 से ही चली आ रही थी, और जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, और इसके तहत इसने मुसलमानों के लिए पृथक स्थान की मांग की थी, जिसका नाम उन्होंने क्या गढ़ा था, पाकिस्तान गढ़ा था।
तो इनका ये मानना था कि ये जो जितने मुसलमान हैं यह भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानते हैं और यह क्षेत्रीय राष्ट्रता का ही परिणाम था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और भारत के दो टुकड़े हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की संकल्पना है इसने देश की संस्कृति को नष्ट किया है, देश की ऊर्जा को नष्ट किया है और देश की राष्ट्रीय भावनाओं को भी नष्ट कर दिया है, जिसको कि हमने या हिंदू सभ्यता ने सदियों से विकसित की थी उस राष्ट्रीय भावना को। और यही क्षेत्रीय राष्ट्रवाद हमारी राष्ट्रीय भावना पर कुठाराघात करके भारत को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। गोलवलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के 5 तत्वों का उल्लेख करते हैं। पहला है, 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य धर्म, यानी कि जिस क्षेत्र का सामान्य धर्म रहा हो, एक ही धर्म उस पूरे देश में पूरे भूभाग में निवास करता हो, यानी कि सभी लोग एक ही धर्म को मानने वाले हों। और दूसरा है सामान्य मूल वंश, सामान्य मूल वंश। तीसरा है सामान्य भाषा और चौथा है सामान्य या समान संस्कृति। पांचवा है एक देश। ये जो 5 तत्व हैं यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तत्व हैं। यह जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तत्व हैं। गुरु जी का कहना है, माधवराव सदाशिव गोलवलकर का कहना है। इनका मानना है कि एक देश हो और उस एक देश में सामान्य धर्म हो, सामान्य मूल वंश हो, सभी लोग उसी देश में पैदा हुए हों और सामान्य भाषा हो, समान संस्कृति हो, सबकी परंपराएं समान हो, सबकी संस्कृतियां समान हो। हालांकि क्षेत्रीय विविधता के कारण उनकी संस्कृतियों में अंतर हो सकता है, लेकिन उनकी मूल भावना एक हो। तो ये सारे तत्व जिस देश में हैं उस देश को हम राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस तरह से गुरु जी भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका कहना है कि इन 5 तत्वों ने लोगों के दिमागों में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा की और सभी को एक मस्तिष्क कर दिया, एक रूप कर दिया और एक संकल्प कर दिया, यानी कि सभी लोगों को एक ही संकल्प में इसने बांध दिया इन 5 तत्वों ने। यानी कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक पूरा भारत एक था और एक हो गया। और यही सामान्य संस्कृति, सामान्य समझ, सामान्य भाषा ने सबको एकता के सूत्र में बांधे रखा। इस तरह से भारत भी क्या था, भारत भी क्या है, एक राष्ट्र है। तो यह क्षेत्रीय राष्ट्र को अस्वीकार करते हैं और यह राष्ट्रीय एकता पर बल देते हैं। तो यह क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हैं और एकीकृत राष्ट्रवाद की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी के हिंदू राष्ट्रवाद संबंधी विचारों और अल्पसंख्यक संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।